हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, क्लास 12 के बायोलॉजी की क्लास चल रहा है और आज मैं अध्याय 6 पढ़ा रहा हूँ। अध्याय का नाम है वंशागति का आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 7 वीडियो पहले ही बना दिया है और उन 7 वीडियो में मैंने आपको डीएनए की संरचना, डीएनए का द्विगुणन मॉडल, ये सारा कुछ बताया है। और डीएनए आरएनए में क्या अंतर होता है, आरएनए के कौन कौन से टाइप होते हैं, डीएनए में क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने बताया है। तो आप उन सभी वीडियो को भी देख लीजिए ताकि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है, कैसे होता है, या कितने चरणों में पूरा होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण से जुड़ा हुआ सारा कुछ जानेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कोई बात हो तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बताया कि मैं आपको प्रोटीन संश्लेषण पढ़ाने वाला हूँ। आपको पता है एक कोशिका के अंदर या एक किसी भी जीव के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों की आवश्यकता होती है और उन विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं उनका निर्माण कहाँ पे होता है, कोशिका के अंदर होता है। आपने जब कोशिका की संरचना पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें एक राइबोसोम नामक अंगक होता है, वहीं पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ये तो आप जानते हैं कि प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के पास होता है, लेकिन किस तरह से होता है, कितने चरणों में होता है, ये सारा कुछ जानेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से 2 चरणों में होता है। ठीक है, इसे मैं बताता हूँ। प्रोटीन का संश्लेषण 2 चरणों में होता है। एक है अनुलेखन या जिसे प्रतिलेखन भी कहते हैं, और उसी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो 2 चरण में पहला क्या है, अनुलेखन, और इसी को ट्रांसक्रिप्शन भी कहेंगे। और दूसरा होता है स्थानांतरण या फिर उसी को ट्रांसलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अनुलेखन को समझेंगे डिटेल में, और आने वाले वीडियोज में मैं आपको बाकी जो ये है स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन उसको भी समझाऊंगा, क्योंकि इसको समझाने से पहले आपको अनुवांशिक कूट बताना होगा, तो मैं अनुवांशिक कूट को भी समझाऊंगा उसके बाद वो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ अनुलेखन कि अनुलेखन क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा कुछ जानेंगे हम लोग डिटेल में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब देखिए अनुलेखन क्या है। तो एक शब्द में आपको याद रखना हो, पहले कॉन्सेप्ट बना लीजिए। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं, और वो भी कौन सा आरएनए बनता है, तो एमआरएनए बनता है। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। ये याद कर लीजिएगा, फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। जो ये अनुलेखन है यह डीएनए की प्रतिकृति होती है ना, यानी डीएनए का जो द्विगुणन होता है उससे ही मिलती जुलती प्रक्रिया है। आपने पढ़ा था, मैंने ही आपको बताया है कि डीएनए का द्विगुणन कैसा होता है। अब आप समझ गए हैं कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसके लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो एंजाइम का नाम याद रखिए, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है डीएनए से आरएनए बनाने के लिए। कौन सा आरएनए, तो एमआरएनए। तो अब आप ये जान गए कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रयोग में होता है, प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, और यह प्रक्रिया बिल्कुल उसी तरह से होती है, लगभग उसी तरह से कहेंगे जैसे डीएनए का द्विगुणन होता है। ठीक है, ये जो अनुलेखन की प्रक्रिया है वह 3 चरणों में पूरी होती है। कितने चरणों में, 3 चरणों में। ठीक है, और उन तीनों चरणों को यहाँ के मैं फिर ये फिगर के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। ये ए, बी और सी मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला चरण क्या है, पहला चरण है प्रमोटरों से बंधना एवं आरएनए श्रृंखला का प्रारंभ। ठीक है, पहला चरण है
प्रमोटरों से बनना तथा आरएनए श्रृंखला का प्रबंधन। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तभी आपको ये समझ में आएगा। हालांकि मैं थोड़ा सा और बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर एक डीएनए को दर्शाया गया है और आपको पता है डीएनए में एक 5' से 3' वाला सिरा होता है और जो दूसरा सिरा होता है वो क्या होता है 3' से 5' की ओर होता है। यानी डीएनए के जो दोनों धागे होते हैं वो प्रति समानांतर होता है। ठीक है, क्या होते हैं? प्रति समानांतर होते हैं। जैसे यहाँ पे है, ये देखिए 3' से लेकर के 5' की ओर है, दूसरा देखिए ये 5' से लेकर के 3' की ओर है। ठीक है, तो पहला क्या है? प्रमोटरों से बंधना एवं आरएनए श्रृंखला का प्रारंभ। अब देखिए प्रमोटर कैसे बनते हैं। ये यहाँ पे देखिए पहले फिगर में सिस्टोप को दिखाया गया है, ये डीएनए है, यहाँ पर ये प्रमोटर है, इसको प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, प्रमोटर आकर के इससे जुड़ जाता है और प्रमोटर से क्या जुड़ जाता है? प्रमोटर है ये गोल वाला और इससे जुड़ जाता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, प्रमोटर और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ जाता है। इसी में एक सिग्मा फैक्टर होता है, देखिए इसको मैंने दिखाया है, एक सिग्मा फैक्टर होता है। सिग्मा फैक्टर क्या करता है? यह स्टार्ट सिग्नल को पहचानता है, यानी ये पहचानता है कि कहाँ से एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया को शुरू करना है। ठीक है, तो देखिए जो प्रमोटर होगा उससे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा और प्रमोटर में ही एक सिग्मा फैक्टर होता है, इसे सिग्मा फैक्टर कहते हैं। ये क्या करता है? ये पहचान करता है कि कहाँ से एमआरएनए बनने की शुरुआत होगी, इसलिए इसको कहा गया है प्रमोटरों से बंधना। तो प्रमोटर से क्या बनेगा? प्रमोटर से बनता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और आरएनए श्रृंखला का प्रारंभन, यानी यहीं से आरएनए बनना शुरू होगा। कहाँ शुरू होगा? तो जहाँ पे सिग्मा फैक्टर होगा वहीं से शुरू होगा। ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है, जहाँ पर प्रारंभम होता है वहाँ पे एडेनिन और थाइमिन क्षार होते हैं, ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे स्टार्ट सिग्नल होता है वहाँ पे एडेनिन और थाइमिन ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, पहले स्टेप में इतना ही जानना है। ठीक है, क्या होता है कि ये डीएनए है, डीएनए से आकर प्रमोटर जुड़ता है, प्रमोटर होता है, प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है और इसी में एक होता है सिग्मा फैक्टर जो स्टार्ट सिग्नल को पहचानता है, यानी वहीं से आरएनए बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जहाँ पे स्टार्ट सिग्नल होता है वहाँ पे एडेनिन और थाइमिन ज़्यादा होते हैं, कितने? तो लगभग 10 के आसपास ये होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा चरण कौन सा है। तो दूसरा चरण है आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में वृद्धि। ठीक है, वृद्धि। तो देखिए पहला आप समझ गए थे कि ये डीएनए है जिसका दोनों सिरा है, इसमें ये प्रमोटर था, ये सिग्मा फैक्टर था और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बना था। अब देखिए दूसरा चरण है, मुख्य रूप से इसी में एमआरएनए बनता है। ठीक है, मुख्य रूप से इसी चरण में क्या होता है? एमआरएनए बनता है। कैसे बनता है? तो देखिए ये सेम वही डीएनए है, यहाँ पे ये जो प्रमोटर है ये देखिए अब इधर से आते आते आगे बढ़ चुका है। ठीक है, इधर बढ़ चुका है, ये जो प्रमोटर यहाँ था अब प्रमोटर आ गया है यहाँ पे, यानी किस दिशा में आ गया है? इस दिशा में, नीचे की ओर। ठीक है, तो प्रमोटर आ गया यहाँ पे। प्रमोटर आने के बाद यहाँ पे सिग्मा फैक्टर था जिससे डीएनए का द्विगुणन शुरू हो गया है। शुरू होने के बाद आपको पता है कि जो डीएनए होता है उस पर ये सारे कोड होते हैं। कौन कौन से? मतलब एडेनिन होता है, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, ये थाइमिन है, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, ऐसे अनेकों सारे कोड होते हैं। और एमआरएनए पे क्या होता है कि एमआरएनए पे जो ये कोड किस चीज़ के हैं? तो ये नाइट्रोजनी क्षार के हैं। तो नाइट्रोजनी क्षार के लिए डीएनए में होते हैं एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये किस में होते हैं? ये होते हैं डीएनए में। जबकि आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार होते हैं? तो आरएनए में होता है एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। थाइमिन के जगह पे उसमें यूरेसिल होता है। तो आरएनए जब बनता है तब सेम वही प्रक्रिया होती है। एडेनिन का पूरक कौन सा होता है? आपको मैंने ये भी बताया था। तो एडेनिन का पूरक होता है थाइमिन। ठीक है, और ग्वानिन का पूरक होता है साइटोसिन। ये ध्यान रखिएगा कि एडेनिन और थाइमिन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो क्या होता है, जबकि आरएनए में सेम इसका उल्टा होता है।
आरएनए में होता है एडेनिन का पूरक होता है यूरेसिल और ग्वानिन का पूरक होता है साइटोसिन। यानी इसका मतलब क्या हुआ है कि एडेनिन यूरेसिल से जुड़ेगा और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा। अब आपको पता है हमारे पास डीएनए में एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन ये सभी कुछ हैं। अब आरएनए कैसे बनेगा? तो आरएनए बनने के लिए यहाँ पे प्रमोटर था, प्रमोटर के बाद यहाँ पे जो एडेनिन होगा, एडेनिन जुड़ जाएगा किससे? यूरेसिल से। ग्वानिन है वो जुड़ जाएगा साइटोसिन से, और ये साइटोसिन है ये जुड़ जाएगा ग्वानिन से। थाइमिन है ये जुड़ जाएगा एडेनिन से, और एडेनिन है वो जुड़ जाएगा यूरेसिल से। ध्यान दीजिएगा ये जो है ये एमआरएनए बन रहा है। क्या बन रहा है? एमआरएनए। तो एमआरएनए में केवल एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होगा, इसमें थाइमिन नहीं होगा, क्योंकि एमआरएनए में थाइमिन नहीं होता है। थाइमिन की जगह पे क्या होता है? थाइमिन की जगह पे होता है यूरेसिल। इसी तरह से ये आरएनए बनते जाता है। तो देखिए इतना बड़ा आरएनए बन गया है। ऐसे ऐसे जैसे जैसे प्रमोटर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आरएनए बन जाएगा। तो ये एमआरएनए बन गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं संश्लेषित आरएनए। ठीक है, ये जो आरएनए है वो क्या है? संश्लेषित हुआ है, यानी नए आरएनए का निर्माण हुआ है। कौन सा आरएनए है? एमआरएनए। अब इसी तरह से जितना लंबा बनना होगा उतना लंबा आरएनए बन जाएगा। अब बनना शुरू हो गया, अब फिर रुकना भी तो चाहिए। कहाँ पे आरएनए बनेगा? तो वही है तीसरा चरण, जिसके हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन का समापन। ठीक है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का समापन कहाँ होगा? तो इसको समझते हैं इस फिगर के माध्यम से। अब यहाँ तक तो आप समझ गए हैं कि एमआरएनए बन गया है। बन रहा है किस तरह से? इसका पूरक आकर के जुड़ते जाता है, मतलब इसका जो पूरक नाइट्रोजनी क्षार है वो आकर के जुड़ते जाता है और इस तरह से एमआरएनए बन जाता है। अच्छा, ये जो नाइट्रोजनी क्षार है वो कहाँ से आते हैं? तो ये आते हैं कोशिका द्रव्य से। अब तीसरा स्टेप समझते हैं। यहाँ पे सेम वही डीएनए है। इस बार देखिए इसमें ये प्रमोटर है। प्रमोटर में जब समापन होने वाला होता है अनुलेखन का, यानी अनुलेखन की क्रिया जब समाप्त होने वाली रहती है, पूरा एमआरएनए सिंथाइज हो जाता है, जितना आरएनए की जरूरत था उतना एमआरएनए बन जाता है। तब क्या होता है कि इस प्रमोटर में ही होता है एक रो फैक्टर। ध्यान दीजिए, ये श्रृंखला को शुरुआत करने के लिए, यानी अनुलेखन की शुरुआत करने के लिए यहाँ पे जो फैक्टर था उसे हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर, और समाप्त करने के लिए जो फैक्टर होता है उसे कहते हैं रो फैक्टर। तो एक रो फैक्टर होता है, जहाँ पे रो फैक्टर मिल जाएगा वहाँ पे आरएनए बनने की प्रक्रिया रुक जाती है। जैसे एडेनिन थाइमिन होता था किसमें? ये फर्स्ट में, यानी पहले चरण में, जहाँ से स्टार्ट सिग्नल था, जहाँ से एमआरएनए बनने की शुरुआत होती थी, उसमें क्या थे? एडेनिन और थाइमिन ज़्यादा पाए जाते थे। तो समापन में क्या होते हैं? ग्वानिन और यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। जहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन ज़्यादा होता है उधर ही होता है एक रो फैक्टर, और वहीं से आरएनए बनने की प्रक्रिया रुक जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये सेम वही डीएनए है और यहाँ से आरएनए बना है। एक यहाँ पे एक आरएनए बना है और ये दूसरे स्ट्रैंड पे ये दूसरा आरएनए बना है। ठीक है, ये दोनों क्या है? दोनों जो आरएनए है वो क्या है? संश्लेषित आरएनए है। क्या है? संश्लेषित है। संश्लेषित का मतलब क्या हुआ कि अभी अभी ये बना है, संश्लेषित आरएनए है, संश्लेषित एमआरएनए है। ठीक है, तो आरएनए बन गया है और जहाँ पे ये रो फैक्टर मिलेगा वहीं पे इसका समापन हो जाता है। अब एमआरएनए की जरूरत क्या होती है? तो आपको मैंने बताया था कि एमआरएनए क्या करते हैं? अनुवांशिक सूचनाओं को ढोने का कार्य करते हैं, और ये अनुवांशिक सूचनाओं को क्या करते हैं? ले करके राइबोसोम तक ट्रेवल करते हैं। बनते कहाँ पे हैं एमआरएनए? तो एमआरएनए बनते हैं, यानी जो आरएनए है वो बनता है यहाँ। ये मान लीजिए कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये डीएनए से बनते हैं, और केंद्रक झिल्ली में जो छिद्र होता है यहाँ से निकल करके ये यहाँ जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम के पास आ जाते हैं और आ करके राइबोसोम से जुड़ते हैं, वहाँ पे अनुवांशिक सूचनाओं को पहुँचा देते हैं। उसके बाद से शुरू होता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य, जिसे हम लोग स्थानांतरण कहते हैं। तो ये आप समझ गए कि एमआरएनए कैसे बनता है, और ये अनुवांशिक सूचनाओं को क्या करता है? लेकर के चला जाता है कहाँ तक? राइबोसोम तक। जब राइबोसोम तक चला जाता है तो इसका काम है, देखिए एमआरएनए का काम क्या है? केवल अनुवांशिक सूचनाओं को
वहाँ तक पहुँचा देना। कहाँ तक? राइबोसोम तक। तो यह अनुवांशिक सूचनाओं को लेकर के राइबोसोम तक चला जाता है। अब जब mRNA का काम खत्म हो जाता है तो वहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम याद रखिएगा, राइबोन्यूक्लिएज। क्या नाम है? राइबोन्यूक्लिएज एक एंजाइम होता है। जब mRNA का काम खत्म हो जाता है तो राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम इस mRNA को समाप्त कर देता है, यानी नष्ट कर देता है। ठीक है, तो जब तक काम है तब तक mRNA काम करता है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि केंद्रक के पास से DNA से अनुवांशिक सूचनाओं को लेकर के राइबोसोम तक पहुंचाना। राइबोसोम तक ये अनुवांशिक सूचनाओं को पहुंचा देता है, तब इसका काम खत्म हो जाता है। तो राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या करता है? mRNA को समाप्त कर देता है। फिर जब अनुवांशिक सूचनाओं की जरूरत होती है तो इसी प्रक्रिया द्वारा mRNA बनता है और उसको फिर से राइबोसोम के पास भेज दिया जाता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है यह चैप्टर आपको, ये चैप्टर में मैंने आज जो टॉपिक कवर किया है अनुलेखन, ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।